हम स्टार्ट करने वाले हैं वन वे स्लैब में जो डिज़ाइन प्रोसीजर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। डिज़ाइन स्टेप वाइज जो हमने प्रोसीजर देखा, ठीक है जी। तो सारी की सारी डिज़ाइन प्रोसीजर देखी और जो रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग हम लास्ट में समराइज करते हैं और स्केच ड्रॉ करते हैं, पूरी जो हम कैलकुलेशन करते हैं हमारा स्टेप वाइज, ठीक है जी। तो कुछ हमारी प्रॉब्लम्स रहती हैं जो हमारे वन वे स्लैब के रिगार्डिंग। तो क्या है हमारे पास, डिजाइन द reinforcement detail of a simply supported slab resting on masonry walls। एक मैशनरी वॉल्स पे हमारा क्या एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब है। मान लीजिए ये हमारी एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब है, ठीक है जी। तो ये रेस्ट किस पे कर रही है, एक वॉल पे, ठीक है जी। तो वॉल पे ये रेस्ट कर रही है, एक सिंपली सपोर्टेड स्लैब की बात करें तो, ठीक है जी। तो ये हमें बोला गया है। और क्या बोला है, कुछ वॉल टू द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स ने, क्लियर स्पैन दिया है स्लैब का 3 मीटर। क्लियर स्पैन क्या होता है, जो हमारा इनर स्पेस होता है, ये हमारा क्या दिया हुआ है 3 मीटर क्लियर स्पैन, ठीक है जी। और लाइव लोड गिवन है 2.5 किलो न्यूटन और हमें कंक्रीट की ग्रेड दी हुई है M20 और स्टील की ग्रेड दी हुई है Fe415 और बोला है एज्यूम एनी अदर मिसिंग डाटा। तो कुछ अदर जो मिसिंग डाटा हैं वो हम जैसे IS कोड की स्पेसिफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक स्लैब है, इसका कोई ना कोई, ये हमारी, क्योंकि ये स्लैब क्लियर स्पैन होता है, ये हमारा क्या होता है क्लियर स्पैन, ठीक है जी। तो इसके जो हमारी ये हमारी क्या है, एक वॉल है, यानी कि जो सपोर्ट है, ये बीरिंग है, बीरिंग वॉल होगी, वॉल थिकनेस। तो ये हमारी वॉल के सेंटर से लेकर, ठीक है जी, तो सेंटर से लेकर दूसरी जो सपोर्ट है उसके सेंटर तक, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन ऑफ स्लैब, ठीक है जी। तो इफेक्टिव स्पैन रहेगा जी, हमारी स्लैब की है क्या रहेगी, थिकनेस रहती है, जिसको हम DF से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या होता है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ स्लैब, ठीक है जी, जिसको हम डिनोट करते हैं B और F से, ठीक है जी। तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है। और ये हमारा क्या होता है, बीरिंग्स रहती हैं, ठीक है जी, बीरिंग्स, विड्थ ऑफ बीरिंग्स, ये हमारे जितनी भी ये हमने कितनी रखनी होती है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं स्पेसिफिकेशंस को, ठीक है जी। तो ये बातें हम यहाँ पे देख रहे हैं, ओके। तो अगर हमारे पास अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हमारे पास डाटा गिवन क्या है, तो गिवन चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो डाटा गिवन रहता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमें क्या पर क्लियर स्पैन गिवन है, ठीक है जी। तो क्लियर स्पैन हमें पता है, यानी कि क्लियर स्पैन को हम डिनोट करते हैं L से, ठीक है जी। किससे डिनोट करते हैं, L से, ठीक है जी, कैपिटल L से। तो L इक्वल टू हमारे पास है 3 मीटर, ओके जी। लाइव लोड गिवन है 2.5 किलो न्यूटन, यानी कि लाइव लोड इक्वल टू लिखेंगे हम 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। और हमें क्या दिया है, M20 कंक्रीट, यानी कि FC के हमारे पास क्या है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट कितनी है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी। और ये किसके लिए है, फॉर M20 कंक्रीट, ठीक है जी। और हमारे पास Fy की वैल्यू, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेनफोर्समेंट 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये किसके लिए रहती है, Fe415 स्टील के लिए, Fe415, ठीक है जी। तो Fe415 स्टील के लिए हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ रहेगी 415 रहेगी, Fe415, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ डाटा जो है वो गिवन है, ओके। तो यहाँ से हम अगर हम बात करें इसको हम क्या कर सकते
हैं न्यूटन में, एमएम में है, इसको भी हम एमएम में न्यूटन में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होगा 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यूज करेंगे हम। ओके, तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है। तो सबसे पहले हमने जो स्टेप वाइज प्रोसीजर डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर्स में, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, हम क्या करते हैं, जो स्ट्रिप जो हमारी स्लैब है उसको डिवाइड कर देते हैं स्ट्रिप में, यानी कि हम स्ट्रिप जो रहते हैं, हमारी जो विड्थ रहती है स्ट्रिप की, वो 1 मीटर विड्थ लेके चलते हैं। तो यानी कि बी की वैल्यू जो रहेगी, बी हम लेके चलेंगे, विड्थ लेके चलेंगे स्लैब की हम 1 मीटर लेके चलेंगे। तो 1 मीटर के अकॉर्डिंग हम सारे के सारे स्टेप्स को कैलकुलेट करेंगे, सारा डिजाइन प्रोसीजर देखेंगे। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ पे हमने जान लेनी है। हमारे पास ये क्या था, डाटा जो था गिवन था। ठीक है जी, अब मैं बात करने वाला हूं जो हमारी वैल्यूज, हम स्टेप नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हम कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अज्यूम करने वाले हैं। ठीक है जी, जो मिसिंग डाटा रहता है हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि हम स्टेप 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ IS कोड 456/2000, जो हमारा स्टेप 1 है, तो हम जो स्लैब है, स्लैब की जो विड्थ रहती है उसको हम स्ट्रिप में क्या कर लेते हैं, लेंथ को डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 मीटर विड्थ की क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में हम डिवाइड कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, अज्यूमिंग 1 मीटर विड्थ ऑफ स्लैब। ठीक है जी, अज्यूमिंग 1 मीटर width of slab, that is b equal to 1 मीटर। ठीक है जी, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1 मीटर। तो इसको अगर mm में हम कन्वर्ट करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1000 mm। तो ये वैल्यू हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो स्टेप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2, तो स्टेप वाइज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास हमने अभी जो डाटा है वो हमारे पास था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इफेक्टिव डेप्थ स्लैब की। तो अभी स्पेसिफिकेशन क्या बोलती है उसके अकॉर्डिंग हम अज्यूम करेंगे। अज्यूम इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। ठीक है जी, तो इफेक्टिव डेप्थ स्लैब की हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब अगर हम बात करें तो कितनी रहती है इफेक्टिव डेप्थ, स्मॉल d से हम कैलकुलेट करेंगे, डिनोट करते हैं। तो d इक्वल टू रहता है, ये स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। जो स्पैन है हमारा 1/25 to 1/30 ऑफ स्पैन, यानी कि स्पैन बाय 25 टू स्पैन बाय 30 के बीच की अगर वैल्यू आती है हमारे पास, तो वो वैल्यू क्या होगी, हमारी इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू होगी जो अज्यूम की है हमने। ठीक है जी, तो अगर यहाँ पे d की वैल्यू आ जाती है, जितना हमारे पास स्पैन हमें पता है कितना दिया हुआ इफेक्टिव। ठीक है जी, तो यहाँ से स्पैन हमें 3 मीटर दिया हुआ है। तो 3 मीटर को अगर हम कन्वर्ट करते हैं mm में, तो 3000 mm हो जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे स्पैन की वैल्यू क्या है, 3000 mm। हम 3 मीटर को क्या कर लिए, mm में कन्वर्ट कर लिया, बाय 25 टू 3000 mm बाय 30। तो यहाँ से इसके बीच की वैल्यू कितनी आ रही है, ये बात यहाँ पे हमने देखनी होगी। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास 25 टू 30 देखेंगे तो हमारे पास अगर 30,000 बाय 25 करते हैं तो हमारे पास 120 mm आ रहा है। ठीक है जी, 120, यानी कि d की जो वैल्यू है 120, d की जो वैल्यू यहाँ से आएगी 120 mm टू 300 mm। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज आएंगी हमारे पास। तो अगर यहाँ पे हम बात करें वैल्यूज की, तो यहाँ पे 120 अगर हम ले सकते हैं। ठीक है जी, तो हम d की वैल्यू 120 ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी,
तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं 120, अगर डी की वैल्यू हम ले लें, एज्यूम कर ले 120 mm, तो यहाँ से ओवरऑल डेप्थ भी तो निकल सकती है कैपिटल डी की वैल्यू। कैपिटल डी की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब प्लस इफेक्टिव कवर प्लस इफेक्टिव कवर। तो कवर कितना हम स्लैब के केस में लेते हैं 20 to 30 mm, ये हम स्पेसिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से कैपिटल डी इफेक्ट ओवरऑल डेप्थ हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इफेक्टिव अगर हम 120 लेते हैं और इफेक्टिव कवर अगर हम 30 mm ले लेते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, ओवरऑल डेप्थ आ गई 150 mm, ठीक है जी। तो 150 mm हमारा क्या है, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब, ठीक है जी। तो ये हमारी वैल्यूज हमने निकाल ली। तो डी की वैल्यू हमने इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम स्लैब, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब कितना है 120, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब कितनी आ गई है 150, क्योंकि इफेक्टिव कवर हमने कितना लिया है यहाँ पे 30 mm, ठीक है जी। तो क्योंकि स्लैब के केस में हम इफेक्टिव कवर जो लेते हैं 20 mm to 30 mm लेते हैं, ठीक है जी, इसलिए हमने 30 mm ले लिया। तो ये हमने एज्यूम किया है, ठीक है, एज्यूम्ड वैल्यू है सारी। ओके, तो यहाँ से हमने वैल्यूज निकाली। उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ की, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्लैब। तो स्टेप नंबर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 रहेगा, तो स्टेप नंबर 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्लैब, ठीक है जी। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्लैब भी हम अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस एज पर IS कोड 456/2000 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये वैल्यू आपने ध्यान रखनी, जो भी हमने कैलकुलेट की इफेक्टिव विड्थ ऑफ द स्लैब और ओवरऑल डेप्थ, जो हमारे इफेक्टिव ओवरऑल डेप्थ कितनी रहती है स्लैब की, एज्यूम हमने करनी है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस, तो वो भी हमने ध्यान रखनी है बातें। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 तो कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे हम इफेक्टिव लेंथ, फाइंड इफेक्टिव लेंथ। तो कुछ टर्म्स हैं, उसमें से जो लीस्ट वैल्यू होगी वो हमारी इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होगी, ठीक है जी, वो ध्यान रखना। क्या है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है जी। तो पहला हमारे पास क्या है, क्लियर स्पैन प्लस हाफ ऑफ बीरिंग्स प्लस हाफ ऑफ बीरिंग्स, ठीक है जी। तो हाफ ऑफ बीरिंग्स और बीरिंग्स की स्पेसिफिकेशन भी हम देख चुके हैं, ठीक है जी। कितनी हमने बीरिंग्स लेनी है, किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम में तो कितनी बीरिंग लेनी है, कॉन्टिन्यूअस बीम में तो कितनी लेनी है। अगर हमारे पास जो बीम है तो उनके बीम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बीरिंग्स भी ले लेते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बीरिंग्स के बारे में, कैसे हमने। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या रहती है इसमें जो वैल्यू कम होगी वो हमारी इफेक्टिव लेंथ होगी, ठीक है जी। L प्लस डी, स्मॉल l इक्वल टू कैपिटल L प्लस डी, यानी कि क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। तो भी अपनी इफेक्टिव डेप्थ निकाली, तो क्लियर स्पैन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो हम इस कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पहली कंडीशंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे को क्या बोल रही है, L क्या, क्लियर स्पैन 3000 mm प्लस हाफ ऑफ बीरिंग प्लस हाफ ऑफ बीरिंग। तो बीरिंग की वैल्यू जहां पे हम कितनी लेने वाले हैं 200, ठीक है जी, 200/2 प्लस 200/2। तो ये कंडीशन हो गई। तो यहां से हमारे पास पहली कंडीशन में क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास 3200 mm आ गया है, 3200 mm, यानी कि 3.2 मीटर वैल्यू आ गई है, ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या बोला है, स्मॉल l इक्वल टू L कितना है 3000 mm प्लस इफेक्टिव डेप्थ कितनी निकाली थी अभी 120। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई है 300, 3 या 120, 3120 आ गया यहाँ पे, 3120 mm, ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू है 3.12, यानी कि 3.12 मीटर
वैल्यू जो आई है हमारे पास, इनमें से जो कम वैल्यू होगी, विच एवर इज लेस, वो हमारी क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ होगी। तो इसमें से कम वैल्यू कौन सी है, 312 है, ठीक है जी। तो स्लैब की इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्लैब, ये रहेगी हमारी इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्लैब, ठीक है जी। तो ये हमारी 3.12 मीटर हमारे पास क्या आ गई, इफेक्टिव लेंथ। जो कम वैल्यू में दोनों कंडीशंस रहती है वो हमारी इफेक्टिव लेंथ रहती है, ठीक है जी। तो इस तरह से हम स्टेप नंबर 4 की ओर बढ़ते, तो उसमें हम डिजाइन जो लोड है, फैक्टर्ड डिजाइन लोड है, वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। तो फैक्टर्ड डिजाइन लोड के लिए हमारे पास सेल्फ वेट ऑफ द स्लैब होना चाहिए, क्योंकि और उसके बाद हमारा लाइव लोड गिवन है, तो अगर टोटल लोड निकालना है तो हम उसको ऐड करेंगे लाइव लोड और डेड लोड को। तो हमें पता है आरसीसी की जो यूनिट वेट क्या होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ओके। तो यहाँ पे अगर हम 1 मीटर विड्थ के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 मीटर विड्थ के लिए हम यहाँ पे डेड वेट निकाल सकते हैं। तो डेड वेट हम निकाल लेंगे, उसके बाद लाइव लोड हमें गिवन है तो ऐड करेंगे, तो टोटल लोड आएगा डिजाइन लोड। तो टोटल लोड आएगा, तो फैक्टर्ड डिजाइन लोड निकालने के लिए 1.5 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टेप नंबर 4 में हम कैलकुलेट करने वाले हैं डिजाइन लोड। फाइंड फैक्टर्ड डिजाइन लोड, जिसको हम डिनोट करते हैं WU से, ठीक है जी। तो WU की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन क्या रहेगा, 1.5 इंटू डेड लोड प्लस लाइव लोड। तो यहाँ पे हमारे पास लाइव लोड गिवन है, ठीक है जी। तो डेड लोड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। तो डेड लोड की यूनिट वेट जो है हमारा आरसीसी का, वो कितना रहता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। तो सेल्फ वेट निकाल लेते हैं सबसे पहले, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, ठीक है जी। सेल्फ वेट ऑफ स्लैब यानी कि डेड लोड। तो डेड लोड यहां से निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 1 मीटर विड्थ ले रखी है हमने स्लैब की, तो 1 मीटर विड्थ के लिए हम यहाँ पे निकालेंगे विड्थ ऑफ स्लैब इनटू ओवरऑल डेप्थ ऑफ स्लैब इनटू यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, ठीक है जी। यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, तो आरसीसी का यूनिट वेट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कितना रहता है। तो बी कितना है, 1 मीटर इनटू ओवरऑल डेप्थ अभी हमने कैलकुलेट की। ओवरऑल डेप्थ कितनी हमने कैलकुलेट की थी, 150 mm। तो 150 mm को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.150 इनटू यूनिट वेट ऑफ द आरसीसी। तो यूनिट वेट कितना रहता है हमारे पास, अगर हम इसको न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करें 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहता है, ठीक है जी। तो इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर देते हैं 2500 न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम 2500 न्यूटन पर मीटर क्यूब वैल्यू जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे पास 3750 न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी, न्यूटन पर मीटर, ओके। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है डेड लोड की। तो डेड लोड और लाइव लोड को अगर ऐड कर देंगे तो यहां से हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, ओके। तो 1.5 डेड लोड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3750 न्यूटन पर मीटर प्लस लाइव लोड हमें गिवन है 2.5 यानी कि 2500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो यहां से वैल्यू जो है हम यहां कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितनी वैल्यूज आती हैं हमारे पास, ये कैलकुलेट करके 1.5 से 9375 न्यूटन पर मीटर। टोटल फैक्टर्ड लोड हमारे पास आया है 9375 न्यूटन, 9375 न्यूटन पर मीटर। तो ये WU की वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है जी। तो फैक्टर्ड डिजाइन लोड हमारे पास आ गया 9375 न्यूटन पर मीटर। तो 1 मीटर विड्थ के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट किया है हमने। तो इस तरह से हम इसको डिजाइन लोड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट अगर हमारे पास डिजाइन लोड कैलकुलेट कर रही है तो उसके बाद WU की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं,
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए यानी कि mu की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें हेल्प लेनी होगी डिजाइन लोड की। ठीक है जी, तो डिजाइन लोड के थ्रू हम क्या निकालेंगे यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो स्टेप नंबर 5, calculate the maximum bending moment, find factored maximum bending moment, find factored maximum bending moment। यानी कि mu की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो mu की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास Wu की वैल्यू का होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो Wu की वैल्यू क्या रहेगी, mu इक्वल टू क्या रहता है Wu L स्क्वायर बाय 8। डायरेक्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे Wu क्या है फैक्टर्ड डिजाइन लोड भी हमने कैलकुलेट किया। फैक्टर्ड डिजाइन लोड कितना आया था 9375 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी, तो 9375 इंटू एल इफेक्टिव स्पैन ऑफ द स्लैब अभी हमने कैलकुलेट किया लास्ट स्टेप में 3.12 आया था। 3.12 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, तो बाय 8। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ से हमारा मैक्सिमम फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो कितना रहेगा, यहाँ पे आएगा हमारी वैल्यू जो आएगी 407.5। ठीक है जी, न्यूटन इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर mm में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको। ठीक है जी, तो ये वैल्यू जो है किसकी है हमारे लिए mu मैक्सिमम बेंडिंग फैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है हमारा, ये वैल्यू रहेगी स्टेप नंबर 5 में हमने कैलकुलेट की। अब हमारे पास mu की वैल्यू आ गई है, तो mu की वैल्यू और अब हमें क्या निकालना होगा, mu लिमिटेड की वैल्यू निकालनी होगी। तो वहां पे हम mu लिमिटेड की वैल्यू निकालेंगे तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं mu और mu लिमिटेड में। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में कंपैरिजन देखा था mu और mu लिमिटेड, क्योंकि स्लैब को हमने डिजाइन करना एज ए बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन के लिए हमारे पास mu और mu लिमिटेड की वैल्यू का होना बहुत जरूरी है। उनकी कंपैरिजन होगी, अगर mu लेस देन रहता है तो हमारा जो वैल्यू है आगे फर्दर जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे mu लिमिटेड को और उनकी कंपैरिजन, mu और mu लिमिटेड की कंपैरिजन। तो ये हमारा स्टेप नंबर लेक्चर नंबर 4 में, और लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप। इसके इसी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर जो नेक्स्ट रहेगा हमारा 5th नंबर उसमें।